बहुत कुछ नया सीखेंगे। प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट, लेट अवर ज्वाइन। 1-2 मिनट में हम शुरू करते हैं। हेलो शंकृति जी, गुड इवनिंग। हाय Good शशि, evening, sir. गुड इवनिंग। हेलो शशमित सर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ओके। हेलो हेमा मैम, गुड इवनिंग। Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके। हेलो गोपा मैम, गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। अच्छा, आज हम टोटली न्यू वे से हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। अच्छा, आज का क्वेश्चन था क्या? फर्स्ट डिसीजन मेकिंग, इसके ऊपर था आज का वेबिनार। हेलो स्मिता मैम, गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। सो आज का सेशन है ओनली डिसीजन मेकिंग के ऊपर, एंड ये हम टोटली न्यू वे से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे कि ये डिसीजन मेकिंग जो हम लोग कहते हैं, ये डिसीजन आखिर में होता क्या है। कोई भी डिसीजन, हम लोग तो काम करते रहते हैं, वी आर ऑलवेज वर्किंग। सो हम लोग चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, एंड टाइम ऑल्सो इज कॉन्स्टेंटली रनिंग, इजंट इट? तो समय भी बहते रहते हैं। तो इन बिटवीन हम जो ये काम करते रहते हैं, इस काम में डिसीजन लेने का जरूरत क्यों पड़ते हैं? कभी ऐसा सोचिए कि ये डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने का एक्चुअली जरूरत क्यों पड़ता है। ठीक है, तो जब हम लोग तभी डिसीजन लेते हैं, मैं फिर से कह देता हूँ, ये डिसीजन, कोई भी डिसीजन हम दो रीजन से, दो जगह से जनरली हम लेते हैं। ठीक है, टू एरिया होता है यहाँ पे, दो एरिया होता है, इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, एक एरिया, डिसीजन एक ऐसा चीज है जो जन्म लेता है, डिसीजन जन्म लेता है, हमारे सोल का पावर है डिसीजन। अंडरस्टूड? एंड ऐसा क्यों है? हम लोग तो नॉर्मल अपने लाइफ लीड करते रहते हैं, नॉर्मल लाइफ लीडिंग होता है, एंड हम काम करते रहते हैं, चलते रहते हैं। सो इन बिटवीन कहीं पर हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई ऑब्स्ट्रकल्स आ गया। ठीक है, तब हमारे सोल को डिसीजन लेना पड़ता है कि उस ऑब्स्टेकल को बाईपास करना चाहिए या हटाना चाहिए या क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम, वही डिसीजन लेने का जगह है। अंडरस्टूड? जब हमारे सामने दो रास्ते आ जाते हैं या कोई और मल्टीपल रास्ता आ जाते हैं, उस टाइम हमारे सोल को डिसीजन लेना पड़ता है कौन से रास्ते में हमें जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये तो सही बात हो गया कि एक मल्टीपल रास्ता है तभी हम डिसीजन लेंगे, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद आते हैं कि कौन से रास्ता हमारे मंजिल तक हमें पहुंचा देगा शॉर्टकट वे में, वही हमें डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, तो इन बिटवीन हमें दो जगह पे ऊपर डिपेंड करना होता है। एक होता है हमारे सोल के ऊपर डिसीजन, वो इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? हमारा कैरेक्टर, यही इंडिकेट करता है हमारा कैरेक्टर।
एंड दूसरा होता है क्या, हमारे इम्प्योर माइंड, हम डायरेक्ट माइंड नहीं कहते हैं, इम्प्योर माइंड कह सकते हो उसको, जहां से डिसीजन ले सकते हैं हम। यहीं पे होता है रिजल्ट ओरिएंटेशन, रिजल्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग जिस रास्ते पे जा रहे थे, मंजिल तो हमें दिखाई नहीं देता है किसी को, ठीक है, बस मंजिल दूर ही रहता है। हम लोग बस परसेप्शन कर लेते हैं कि इसी रास्ते में जाएंगे तो हमें सक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर वे पे आप देखिए, अगर हम वो रास्ता परसेप्शन कहाँ से निकलता है, एक हो सकता है सोल से निकल सकता है, एक हो सकता है इम्प्योर माइंड से हो सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है, मैं एक छोटा सा एक स्टोरी में बताता हूँ, एक छोटा सा स्टोरी में बताता हूँ सबको, कि एक जगह पे देखिए एक लड़की एक बार एक फॉरेस्ट में जाके खो गया, ठीक है। एंड सपोज मान लीजिए उसके सामने एक लायन आ गया और एक टाइगर आ गया, एंड उसके पास बहुत सारा कुछ खाना बचा हुआ था, कुछ चिकन था, तो उसने वो चिकन टाइगर को दे दिया, नहीं तो टाइगर ने उसको खा जाएगी। तो उसके बाद टाइगर ने वो चिकन खा लिया, टाइगर वॉज वेरी हैप्पी, एंड वो लड़की कही है, कहा उस टाइगर को कि आप मुझे मत खाओ, मैं एवरीडे कहीं ना कहीं से आपको चिकन कुकिंग करके खिलाऊंगा, ठीक है। तो उस टाइगर ने क्या किया, उतना कुछ सोचा नहीं, टाइगर ने डायरेक्टली उस लड़की को खा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे टाइगर ने डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करके लिया, अपने प्रॉफिट के ऊपर। उसका तो प्रॉफिट था कहाँ पे, एवरी डे मुझे सुबह शाम कुकिंग करके कोई दे देता, इजंट इट ए गुड प्रॉफिट। लेकिन टाइगर ने डिसीजन लिया उसके खुद के कैरेक्टर के ऊपर, क्योंकि कैरेक्टर ही है उसका किसी को खाना, ये एनिमल का कैरेक्टर है, इजंट इट। तो ये प्रॉफिट ओरिएंटेड अगर हम देखेंगे एनिमल के व्यू पॉइंट से, तो उसके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो जाते हैं कैरेक्टर के ऊपर। एक और सिचुएशन में बताता हूँ, सपोज कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको मैं बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, और एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है। तो वो पॉलिटिकल पार्टी, उसका एक पॉलिसी है, अलग से है, वो बहुत अच्छी तरीके से ठीक कर सकता है, हमारे देश को चला सकता है। लेकिन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका लीडर मेरे घर के करीब रहता है, जो मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन दूसरों को ऑप्रेस करता है। मुझे एवरी महीना कुछ ना कुछ सब्सिडी मिलता है, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया सब्सिडी मिलता है। तो मैं क्या किया, इसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो मेरे घर के करीब है एंड बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने रिजल्ट को देखा, है ना, लेकिन अपने पॉलिसी को नहीं देखा जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने इंटरेस्ट को देखा, अपने प्रॉफिट को देखा। तो प्रॉफिट को देख के मैंने डिसीजन लिया कि इसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं वोट दूंगा। तो अभी देखिए कुछ दिन के बाद, 2 साल के बाद, उस मैंने देखा ये धीरे धीरे मेरे ऊपर ऑपरेस करना शुरू कर दिया, ठीक है। एवरी महीना बहुत ज्यादा करके सब्सक्रिप्शन मांगना शुरू कर दिया, वॉट एवर द रीजन, तो मेरे ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। तो मैं क्या कहूंगा सबको, हर पॉलिटिकल पार्टी सेम है, पहले प्यार करता है, उसके बाद डिस्टर्ब करता है, बहुत कुछ हम कह जाएंगे उसके ऊपर, लेकिन आखिर में इसका रीजन क्या है, मैंने ही तो उसको वोट दे के लिया है। एंड किसको वोट दिया है, वोट देने के टाइम किसको क्या विचार था मेरे ऊपर, अपने इंटरेस्ट, इजंट इट। मैंने अपना कैरेक्टर नहीं देखा, मेरा कैरेक्टर तो दूसरी जगह पे था, ठीक है। तो जब भी हम लोग इंसान होके, जब हम लोग कैरेक्टर को छोड़ के कोई भी इंटरेस्ट को चूज करेंगे, तो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट में डिस्टर्बेंस मिलेगा ही, ठीक है, डिस्टर्ब जरूर होंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो चीज देखा है डिसीजन लेने का, दो रास्ता, एक होता है हमारा कैरेक्टर खुद का, एंड दूसरा होता है इंटरेस्ट, अंडरस्टूड। हो सकता है दो नौकरी है, दो सर्विस है, एक सर्विस से मुझे पैसा ज्यादा मिल रहा है, दूसरे सर्विस से मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन मेरा सेटिस्फेक्शन हो सकता है वहां पर है, दैट कैन बी पॉसिबल। तो मैंने कौन से जॉब में सिलेक्शन करना है, मेरा जो कैरेक्टर दिखाता है, क्योंकि वो मुझे आखिर में
सेटिस्फेक्शन दे सकता है, लेकिन जो काम में बहुत ज्यादा पैसा भी मिल सकता है, वही पैसा बाद में डिजीज बन जाएगा मेरे लिए, isn't it? सो यही से होता है कैरेक्टर एंड यही से होता है डिसीजन लेने का रास्ता। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो अभी हम देखेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया, हम देखेंगे अभी कि ये डिसीजन लेने के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी का क्या रिलेशन है, जो हमें जानना चाहिए। ठीक है, डिसीजन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन 3 जगह पे। डिसीजन होता है जो सोल से क्रिएट होता है, जो मैंने कहा, डिस्कस किया, एंड सोल से डिसीजन, उसी डिसीजन के ऊपर डिपेंड करके हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद शुरू होता है ड्यूटी। ठीक है, उसके बाद शुरू होता है ड्यूटी, पहले नहीं आता है। ड्यूटी आते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी से। फर्स्ट इज डिसीजन, देन रेस्पॉन्सिबिलिटी, देन ड्यूटी। इज इट क्लियर? सो डिसीजन से शुरू होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, देन ड्यूटी। ठीक है, तो एक आदमी हो सकता है, एक आदमी का मैंने डिसीजन लिया है, उसको जैसे भी हो उसको अच्छा रखना है मुझे, वो बहुत पुअर है, अच्छा रखना है। ही कैन बी अ बेगर, ठीक है, एवरीडे भीख मांगता है वो, तो मैंने डिसीजन लिया है कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊंगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने डिसीजन लेने के बाद उठा लिया। उसके बाद शुरू होता है मेरा ड्यूटी, एवरीडे उसको खिलाना है मुझे। ठीक है, तो ये ड्यूटी शुरू होता है कब? रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद शुरू होता है। देखिए, अगर मैं ये ड्यूटी नहीं करूंगा, मैं क्या कहूंगा ये मेरा ड्यूटी मुझे करना ही है। ना ड्यूटी करूंगा तो वो कोई और जगह से कोई और ले सकता था उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कोई और जगह से जैसा चल रहा था ऐसे ही चलने दिया होता। लेकिन ये मेरा डिसीजन है कि मुझे वो ड्यूटी करना है। इज इट क्लियर? तो अभी हम लोग देखेंगे इसी ड्यूटी को किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते, क्योंकि कुछ फैक्टर होता है जो डिसीजन लेने के लिए हमें मजबूर कर देता है। ठीक है, कुछ क्या क्या फैक्टर है, व्हाट फैक्टर्स हेल्प्स आवर डिसीजन टू लीड एक्चुअल सक्सेस इन आवर लाइफ। अंडरस्टूड? कौन सा फैक्टर है जो डिसीजन लेने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है हमारे, एंड आप अपने सोल से डिसीजन ले सकते हो, नॉट इम्प्योर माइंड से, जैसा मैंने अब इतना टाइम डिस्कस किया। सबसे पहले आएगा जो चीज आप डिसीजन लेना चाहते हो। सपोज आप कुछ बिजनेस करना चाहते हो, तो व्हाट एवर द बिजनेस, आपको एक क्रिस्टल क्लियर प्रोसेस आपके सामने, आंखों के सामने एक विजन बन के रहना चाहिए। फर्स्ट, कि आपके पास ये प्रोसेस आपके विजन में आना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। मैक्सिमम लोगों को क्या होता है, सपोज वो बोलता है कि मुझे ये बिजनेस करना है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बाकी सब लोग ये बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिल रहा है उसको, सो आई विल डू दिस बिजनेस। मैंने डिसीजन आज ही ले लिया, लेकिन मुझे पता नहीं कि उस डिसीजन लेने के बाद उस बिजनेस में अगले महीना कितना अर्निंग होगा, नेक्स्ट महीना कितना अर्निंग होगा, क्या परसेप्शन होगा उस बिजनेस से, कौन सा कस्टमर आ सकता है, क्या स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये एक प्रोसेस की तरह हमारे आंखों के सामने आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो गलत हो सकता है डिसीजन। अंडरस्टूड ऑल? तो दिस इज द नंबर 1। एंड नंबर 2 इज कि प्रॉपर करेज रहना चाहिए, एंड यही करेज मिलता है कब? रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अंडरस्टूड? रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही करेज मिलता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाता उस बेगर का, जिस बेगर का एग्जाम्पल दे रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से पहले मुझे सोचना चाहिए था। मैं सोच रहा हूँ कि एवरीडे मैं कर सकता हूँ, उसको खिला सकता हूँ एवरीडे, कहीं पर घूमते जाऊंगा तो उसको क्या खिलाऊंगा, या कुछ प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, वो मेरे पास उतना ताकत है उसको एवरीडे खिलाने का, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती। लेकिन एक बार डिसीजन ले लिया, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है मुझे, तो ऑटोमेटिक मेरे पास करेज आ जाएगा। अगर मैं घूमने के लिए कहीं पर जाऊंगा, कोई दूसरे आदमी को रख के जाऊंगा कि उसको खिलाना है एवरीडे। अंडरस्टूड? सो यही होता है करेज। करेज बनता है डिसीजन लेने के बाद। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद आते हैं, शुरू होता है करेज, एंड बहुत सारे रास्ता ओपन हो जाता है कैसे मैं उस डिसीजन को सक्सेस कर पाऊं। इजंट इट?
नंबर 3 नंबर लास्ट इज प्रॉपर नॉलेज अबाउट द आउटकम ऑफ दैट डिसीजन। अंडरस्टूड? ये बहुत जरूरी है, क्या मिलेगा, क्योंकि जो आउटकम होता है ना, हमारा व्यू पॉइंट अगर नैरो हो जाएगा तो मैं ओनली अपने प्रॉफिट को ही मैं देखूंगा। हो सकता है उस आउटकम की वजह से या उस प्रॉफिट की वजह से दूसरे लोगों को हार्म हो सकता है, ठीक है। अगर मैं नैरो माइंडेड हो जाऊंगा तो वो वाला चीज नहीं देखूंगा, ओनली मेरे ही प्रॉफिट देखूंगा। तो एक क्रिस्टल क्लियर पॉजिटिव आउटकम हमें देखना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जब हम लोग ये डिसीजन लेते हैं तब कौन सा चीज डिस्टर्ब क्रिएट करता है, ठीक है। जनरली 5 थिंग्स आर देयर जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब क्रिएट करता है, ठीक है। 5 चीज होता है। फर्स्ट इज टाइम। हम लोग टाइमली डिसीजन नहीं ले सकते ठीक से, है ना। सो टाइम हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब क्रिएट करता है। नंबर टू, fear and anxiety. Number 3, lethargicness or procrastination or lethargy, ठीक है। एंड नंबर 4 में होता है ईगो, प्राइड, वैनिटी। हमारा ईगो, प्राइड, वैनिटी। एंड लास्ट, दैट इज नंबर 5, पास्ट ट्रॉमा, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस। ये 5 चीज सबसे ज्यादा डिस्टर्ब क्रिएट कर देता है जब भी हम लोग डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो धीरे धीरे यही चीज हम हैंडराइटिंग से भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो हम लोग डिसीजन लेते हैं, ये हाउ कैन वी टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम? इट्स अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, जो बहुत लोग पूछता है कि राइट डिसीजन क्या लूंगा एंड राइट टाइम क्या है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक चीज कहूंगा कि राइट टाइम के एक्चुअली टाइम फ्यूचर में क्या है कोई नहीं देखता है, कोई जानता भी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करके डिसीजन लेते हैं कि यही हो सकता है राइट टाइम। ये राइट टाइम कौन कहेगा? आप कह दोगे मुझे या मैं कह दूंगा आपको? ये मेरा भी परसेप्शन है, आपका भी परसेप्शन है, ये हो सकता है राइट टाइम और दिस इज द रॉन्ग टाइम, इजंट इट? तो राइट रॉन्ग कोई नहीं जानता है, ये बस परसेप्शन है एंड परसेप्शन कैन बी राइट और कैन बी रॉन्ग। तो जहां पे रॉन्ग एंड राइट का होने का बोथ चांसेस आर देयर, सो व्हाई शुड वी डिपेंड ऑन द टाइम? ठीक है, टाइम के ऊपर डिपेंड करने का बिल्कुल जरूरत नहीं। हमें बस क्या चीज देखना है, डिसीजन राइट या रॉन्ग, ये कैसे देखना है? ओनली एक सिस्टम, वेरी इजी सिस्टम। जब हमें ऐसा लगे कि लॉन्ग रन अगर मैं अभी डिसीजन लूंगा, देखिए मैं टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी की प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। अभी मैं डिसीजन लूंगा कि ये डिसीजन लॉन्ग रन में उसका आउटकम किसी और को हार्म नहीं करेगा, इसका आउटकम किसी और को हार्म नहीं करेगा एंड मेरा लॉन्ग रन या शॉर्ट रन में मुझे बेनिफिट देगा, देन दैट इज द राइट डिसीजन। इजंट इट वेरी इजी? ठीक है, ओनली 2 कंडीशंस, दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाएगा मेरा डिसीजन एंड मुझे आउटकम देगा, ठीक है। सो यहाँ पे टाइम का कोई रास्ता ही नहीं है, कोई जगह नहीं है टाइम का। मैं अपने प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, हम अपने प्रेजेंट को देखेंगे। whatever decision we will take from the present। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, तो अभी जैसे हम कुछ प्रॉब्लम की बात कर रहा था कि वो प्रॉब्लम हमें बार बार डिस्टर्ब करते हैं डिसीजन मेकिंग में। अभी हम देखेंगे कि हम लोग लेट करके क्यों डिसीजन लेते हैं, why we get so late to take any decision।
ठीक है, व्हाई इज इट सो लेट टू मेक एनी डिसीजन? देखिए, सबसे पहले हमारे सामने नंबर 1 पॉइंट इज, हमारे सामने जो डिसीजन का, मेरा जो सक्सेस है, मैं जो चाहता हूँ, जिसके लिए डिसीजन लेना पड़ता है मुझे, वो सक्सेस का क्रिस्टल क्लियर नहीं है। ठीक है, क्रिस्टल, लैक ऑफ क्रिस्टल क्लियरिटी ऑफ द सक्सेस, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ क्लियरिटी। ठीक है, उस सक्सेस का डेफिनेशन ही मुझे ठीक ठाक नहीं होता है। मैक्सिमम लोगों का ही यही प्रॉब्लम है। वो पता है, सपोज एक लड़की को या लड़के को पता है, स्टूडेंट को पता है मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, लेकिन किस, कैसे डॉक्टर बनना है, कितना मार्क्स पाना है, कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, कौन से इंस्टीट्यूट में कौन से ईयर में क्या क्या सिलेक्ट करना है, ये टोटल एक प्रोसेस ओरिएंटेड है ना। उस प्रोसेस को मुझे जानना है, उस प्रोसेस को जान, वो अगर क्रिस्टल क्लियर नहीं रहेगा तो नहीं हो सकता, डिसीजन गलत हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है उस प्रोसेस में गड़बड़ है, ठीक है, तो सक्सेस भी नहीं मिल सकता। नेक्स्ट, हमारा ये जो गोल की बात किया, ये गोल एक्चुअली हो है ही नहीं, ये अगर अनरियलिस्टिक है तो अनरियल, क्योंकि ये गोल जो अचीव करना होता है, मेरे लिए डॉक्टर बनना मुश्किल मुश्किल है, मेरे पास उतना ताकत नहीं है, लेकिन आपके लिए तो हो सकता है ना। तो ऑब्वियसली आपके लिए जो रियलिस्टिक है, मेरे लिए अनरियलिस्टिक हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे जो गोल में डिसाइड करूंगा, उसके लिए मेरा जो कैरेक्टर है उसके साथ मैच करना जरूरी है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, देखिए, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, हमें कोई भी गोल को अचीव करने से पहले, यस हेमा मैम, यू आर आस्किंग समथिंग। सो यू सेड कि कोई भी मतलब गोल जो हम टारगेट करते हैं, दैट शुड बी मतलब हमारे कैरेक्टर के, यू मीन कैरेक्टर के हिसाब से, मतलब हमें अपनी कैपेबिलिटीज मालूम करके चलना चाहिए, यस, तभी गोल ऑब्वियस, सेट करें। दैट इज व्हाट यू मीन बाय कैरेक्टर। कैरेक्टर, कैपेबिलिटी, देन गोल सेट। अंडरस्टूड? ओके, ठीक है, थैंक यू। मैं तो ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं एक साइंटिस्ट बन जाऊंगा अगले 5 साल में, जो मेरे पास एबिलिटी ही नहीं है जिसका, इजंट इट? तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए, ये गोल सेट हो गया। नेक्स्ट हमें जानना चाहिए कि आपका तो गोल सेट हो गया, अभी आप डिसीजन लोगे कि किस तरीके से मैं शॉर्ट टर्म गोल यूज करके आगे बढ़ सकूं। मुझे शॉर्ट टर्म गोल चाहिए, इसी शॉर्ट टर्म गोल को, हो सकता है मैं नेक्स्ट ईयर में डॉक्टर बन जाऊंगा, तो इस ईयर में अगले हफ्ते में मुझे क्या करना चाहिए, अगले हफ्ते तक मुझे कितना दूर जाना चाहिए, छोटा छोटा करके ये प्रोसेस हमारे सामने आ जाएगा ना। आप देखिए, आप अपने लाइफ में ये इस्तेमाल करना, ये चीज कि अगले हफ्ते में मेरा टारगेट क्या है, ठीक है, एंड ये नोट डाउन करके रखना कि अगले हफ्ते में मुझे ये करना है। ये छोटा टारगेट हो, बहुत छोटा, ठीक है, अब देखना ये सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाता है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नंबर 4 पॉइंट इज लैक ऑफ बिलीव ऑन ओन सेल्फ। खुद के ही ऊपर बिलीव नहीं होता है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, मैं बस टारगेट फिक्स्ड करके रख दिया, तो मैं डिसीजन नहीं कर पा रहा हूँ कि ले पा रहा हूँ कि वो मैं करूंगा या नहीं। ठीक है, बहुत लोग आते, आप सबके पास आया होगा कि मैं ये जॉब करूंगा कि वो जॉब करूंगा। ठीक है, सो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, विच जॉब शुड आई टेक। ठीक है, तो इन सब जगह पे क्या होता है, बिलीफ सिस्टम, सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। ठीक है, सेल्फ डाउट जो आप हैंडराइटिंग से भी देख सकते हो, किसके पास सेल्फ डाउट ज्यादा है, कोई बताइए सेल्फ डाउट किसके पास ज्यादा होता है? एनीवन प्लीज से, हैंडराइटिंग से कैसे देख सकते हैं, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड? सर लोअर टी बार। वो कॉन्फिडेंस कम हो जाते हैं, तो पैसिव वे में वो सेल्फ डाउट करते हैं। एंड डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली कब होता है, वेवी बेसलाइन, वेवी बेसलाइन सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट क्रिएट करता है, वेवी बेसलाइन एंड लेफ्ट मार्जिन आल्सो वेवी हो जाने से, दोनों एक साथ। अंडरस्टूड? अच्छा, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, एक जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो सब में होता है, कुछ ना कुछ सब में होता है ये प्रॉब्लम, दैट इज ऑब्सेशन, दैट इज ऑब्सेशन।
ऑब्सेशन इन ए स्पेसिफिक पर्सनल पर्पस। ये पर्सनल ऑब्सेशन है। मतलब क्या होता है, मुझे इस आदमी से काम नहीं करना है, मुझे ये चीज नहीं बनना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है। एक ऑब्सेस्ड हो जाता हूं मैं अपने ही कुछ जगह से, मुझे उस आदमी से बात नहीं करना है, ठीक है। वो आदमी मुझे, वो फ्रेंड मुझे मेरे साथ गलत बिहेवियर किया था, तो उससे बात नहीं करना है मुझे, ठीक है। तो इन सब ऑब्सेशन के वजह से हमारे पास बहुत प्रॉब्लम होता है हमारा। तो हम लोग क्या बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास एक्चुअली ऑप्शन कम होता जाते हैं, अंडरस्टूड, इस ऑब्सेशन के वजह से। हो सकता है उसी आदमी बहुत कुछ मिल सकता था उसके से, हो सकता है उसने गलत बिहेवियर किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उसके ऊपर डिपेंड करके आगे बढ़ सकता हूँ। अपने ऑब्स्टैकल्स को हटाने से ज्यादा चाहिए हमारे ऑब्स्टैकल्स जो होता है हमारे रास्ते से, उसके ऊपर डिपेंड करके हमें आगे बढ़ना है, अंडरस्टूड। तभी वही होता है एक्चुअल रिवेंज, आप कह सकते हो, ठीक है। मेरे पास जो जो प्रॉब्लम आएगा उसी प्रॉब्लम को हम हेल्प लेंगे, उसी प्रॉब्लम से हमारे लाइफ में, ठीक है। वरना हम ऑब्सेस्ड हो जाएंगे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। तो ये 5 जगह है जो सबसे ज्यादा हमारे लेट कर देते हैं डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बहुत लोग पूछता है, सबसे ज्यादा लोग पूछता है, एंड कंफ्यूजन भी सबसे ज्यादा है यहाँ पे। क्या क्वेश्चन है, अगर हम जल्दी जल्दी डिसीजन लेंगे तो क्या चांस बढ़ जाते हैं मिस्टेक का, भूल हो जाने का? मैक्सिमम लोग ही तो कहता है यस, लेकिन एक्चुअली नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितना जल्दी चाहे डिसीजन ले सकते हो, अगर आपका कैरेक्टर ठीक है। आप अपना कंफ्यूजन अगर आप हो जाते हो कि मैं अपने इंटरेस्ट पर डिसीजन लूंगा या अपने कैरेक्टर के डिसीजन लूंगा, तब आप मिस्टेक हो सकता है। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर के ऊपर आप ध्यान है एंड अपने एबिलिटी के पर डिसीजन ले रहे हो, ऑब्वियसली ये कभी भूल नहीं हो सकता। जितना जल्दी चाहे लो, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन आपको क्या सीखना है, आपको जजमेंट करना है। जजमेंट अच्छा चाहिए, राइट जजमेंट चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम लोग उल्टा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज हम क्या करेंगे अगर मेरा डिसीजन दूसरों को हानि पहुंचाता है तो। What should we do when your decision make other sad? ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो दूसरों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। देखिए, मैक्सिमम जगह पे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है कि हम लोगों के पास रियलाइजेशन ही नहीं होता कि ये मैंने गलत किया है या नहीं, ठीक है। मैं रास्ते से जा रहा था, एक साइकिल से एक आदमी को लग गया, टक्कर लग गया। मैंने सोचा छोटा मोटा टक्कर है, मैंने चला गया, लेकिन कितना जोर से वो आदमी को लगा है वो तो मैंने नहीं देखा, मैंने सोचने का जरूरत ही नहीं समझा। सो दैट इज लैक ऑफ रियलाइजेशन, इजंट इट? तो हमारा प्रॉब्लम को मतलब डिसीजन से किसी और का क्या क्या डिस्टर्ब हो रहा है, ये हम रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं। अगर मान लीजिए मैं रियलाइज कर लेता हूँ, मैं रियलाइज कर लिया कि उसको जोर से लगा है, तो उस टाइम मैं क्या करूंगा, हम लोग क्या करते हैं, अपना खुद को बचाने का डिफेंस मैकेनिज्म शुरू कर देते हैं कि वो आदमी क्यों रास्ते में खड़ा था, क्यों आप यहाँ पे थे, थोड़ा साइड करना चाहिए था ना, ऐसे नहीं, मत करो नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय, कंप्लीट डिसीजन, डिफेंस मैकेनिज्म कंप्लीट, ठीक है। तो यहीं पे प्रॉब्लम होता है कि मैंने ये गलती किया है, ये मुझे मानना चाहिए, एक्सेप्टेंस। तो अगर मेरा डिसीजन से कहीं पर किसी को गलत हुआ है, तो सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस आई डिड दिस मिस्टेक, ओके, व्हाटएवर द रीजन, आप पहले एक्सेप्ट करके उसके पास सबसे पहले, क्योंकि उसी को हानि हुआ है, इसीलिए उसके पास सबसे पहले पूछना चाहिए कि इसका सोल्यूशन क्या है, आपको क्या चाहिए। उसको जोर से लग गया, उसको क्या चाहिए, आपको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा या डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, तो मैं ले जाता हूँ, आप चलिए मेरे साथ, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट करके, एंड आपको लॉस करना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों लॉस करना पड़ेगा? बिकॉज यू आर बिजी, आप बिजी थे कहीं जाने के लिए,
इसीलिए धक्का लग गया। तो कहीं जाने के लिए जिस रीजन से बिजी थे, हो सकता है द रीजन कैन बी वेरी गुड, वेरी बेनिफिशियल ऑल्सो, आपको वो लॉस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो किसी और का गलत किया है अपने आप के लिए, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सिक्वेंस, ये लॉस जो होगा, ये द लॉस विल बी योर पनिशमेंट, अंडरस्टूड। सो यही लॉस हमें स्वीकार करना, करके ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड उस टाइम में जब ये एक्सेप्टेंस होगा, तभी से इसी पनिशमेंट के बाद शुरू होगा आपका प्रॉमिस, क्योंकि पनिशमेंट से ही प्रॉमिस जन्म लेता है, अंडरस्टूड। रियल पनिशमेंट से प्रॉमिस का जन्म लेता है कि मैं दूसरे नेक्स्ट टाइम और नहीं करूंगा ऐसा, एंड बिलीव मी, यू विल नॉट डू इट अगेन, जब ये रियल प्रॉमिस का जन्म लेगा, एंड कोई और डिस्टर्ब भी नहीं होगा, अंडरस्टूड ऑल, ठीक है। अच्छा तो नेक्स्ट लेवल में हम जाके देखेंगे कि हाउ रॉन्ग डिसीजन कैन रूइन आवर लाइफ, इस तरीके से गलत डिसीजन हमारे लाइफ को बर्बाद कर सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे ये दो रास्ता है, दो चीज होता है रॉन्ग डिसीजन लेने का। एक फैक्टर है मेरा रॉन्ग डिसीजन दूसरों को हानि पहुंच गया, दूसरों का डिस्टर्ब हुआ है, एंड खुद का डिस्टर्ब हुआ है। अगर दूसरों का डिस्टर्ब हुआ है तो क्या होगा, दूसरों का डिस्टर्ब हुआ है तो डायरेक्टली अब यू कैन सी, आप कहीं ना कहीं तरीके से एक एनिमी का जन्म दे दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं उसका कितना डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। आपके डिसीजन लेने से उसको कितना डिस्टर्ब हुआ है आपको पता नहीं, आपने रियलाइज ही नहीं किया, क्योंकि उसका सिचुएशन अलग है, उसका मेंटल कंडीशन अलग है, उसके मन की बात आप नहीं जानते हो। तो हो सकता है उसको क्या हुआ है, उसको आपके साथ रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिवेंज लेने का। दूसरा हो सकता है कर्स, अभिशाप देना, एंड तीसरा हो सकता है टोटल कभी भी जिंदगी में कभी भी हेल्प के लिए टोटल डोर क्लोज हो जाएगा वहां से, क्योंकि आपके डिसीजन के लिए उसको डिस्टर्ब हुआ है। तो एक जगह से आपने एक नया एनिमी को जन्म दे दिया है, ठीक है, जो आपके ऊपर कभी भी वार कर सकता है, रिवेंज ले सकता है आपके डिसीजन लेने की वजह से, ठीक है। सो योर लाइफ कैन बी डैमेज्ड एनी टाइम बाय दैट पर्सन, क्योंकि वो रिवेंज जो होता है, कितना रिवेंज होता है, रिवेंज का कोई माप नहीं होता है कि कम होगा या ज्यादा होगा। आपने हो सकता है कम वार किया है, कम डिस्टर्ब किया है, लेकिन वो जब रिवेंज लेगा 10 गुण रिवेंज ले सकता है आपसे, ठीक है, क्योंकि उसका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। सो आपने इस रिवेंज का एक डोर ओपन कर दिया बस, isn't it? नेक्स्ट, अगर ये तो उसका प्रॉब्लम है, अगर यही प्रॉब्लम आप ही का डिसीजन आपको अगर डिस्टर्ब क्रिएट करता है, तो क्या डिस्टर्ब क्रिएट करेगा? सबसे पहले हम बाद में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक चीज होता है दैट इज कॉल्ड डिसीजन कंफ्यूजन, डिसीजन कंफ्यूजन। दूसरा है डिसीजन फैटिग, डिसीजन फैटिग। नंबर 3 फियर ऑफ डिसीजन। नंबर 4 प्रोक्रेस्टिनेशन। ये 4 चीज होता है अगर मेरा डिसीजन गलत होता है तो। एक है डिसीजन कंफ्यूजन, डिसीजन फैटिग, नंबर 3 फियर ऑफ डिसीजन एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। क्लियर? हम डिटेल में हैंडराइटिंग से ये किस तरीके से देख सकते हैं मैं बताता हूँ बाद में, थोड़ा ये क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। सर सेकंड नंबर पॉइंट और एक बार रिपीट कीजिए ना। डिसीजन कंफ्यूजन, डिसीजन फैटिग, फियर ऑफ डिसीजन, प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि आप कैसे जानोगे, मतलब कैसे पहचानोगे योर डिसीजन इज राइट और रॉन्ग? हाउ कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट वे? एनीवन प्लीज आंसर, प्लीज ट्राई, because you don't know the outcome. Please try, anyone.
आफ्टर सीइंग द रिजल्ट? आफ्टर सीइंग द नो, रिजल्ट तो बहुत देर से आता है, हो सकता है, लेकिन अभी मैं कैसे जान सकता हूँ? सी, मेरे परसेप्शन से, मुझे तो परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करना है, क्योंकि और कुछ नहीं है मेरे हाथों में। तो अभी जैसे आपने कहा कि हाँ, कैरेक्टर्स को अगर अपना कैरेक्टर जो उसके उस पे बेसिस पे अगर हम लोग डिसीजन लेते हैं तो वो मे बी राइट हो सकता है, अगर इंटरेस्ट को देख के करेंगे तो वो रॉन्ग, जहाँ तक मोस्ट ऑफ प्रोबेबली वो राइट रॉन्ग हो राइट राइट, 100% ट्रू। तो इसको और अगर एनालिसिस करोगे तो ये आप कैसे देखोगे? देखिए, जब आप वेरी वेरी इजी, नंबर 1 पॉइंट इज, जब मेरा डिसीजन, मेरे परसेप्शन कह रहा है कि मेरे जो डिसीजन है उस डिसीजन से किसी और का हार्म नहीं होगा, ठीक है, देन एक ऑप्शन आ जाता है कि माय डिसीजन कैन बी राइट, ठीक है, और रॉन्ग भी हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो अपने आउटकम के लिए ही कर रहा हूँ, किसी और का हानि पहुंचाता है या ना पहुंचाता है वो व्हाई शुड आई केयर। नेक्स्ट, अगर आपका डिसीजन, आपका जो बेनिफिट है, आपने देखा है कि आपका टोटल बेनिफिट आपको मिल गया, लेकिन दूसरों का भी डिस्टर्ब कर दिया, देन यू मस्ट हैव टू एक्सेप्ट दैट योर डिसीजन इज टोटली रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई अधिकार नहीं है, यू डोंट हैव एनी राइट टू मेक समवन डिस्टर्ब्ड, ठीक है, क्योंकि इसी को हम लोग हमारे हिंदू धर्म से इसी को पाप कहते हैं, ठीक है, इसी को सिन कहते हैं, ठीक है, मेरा ही द्वारा किसी और का डिस्टर्ब होना, ठीक है, वो छोटा हो या बड़ा हो, बिकॉज सिन इज नथिंग बट टू हार्म द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का कुछ गलती, कुछ गलत किए हो, कुछ डिस्टर्ब किए हो, दैट इज ए सिन। अंडरस्टूड? यस प्रियंका जी बताइए। अच्छा, जैसे कैरेक्टर है, जैसे कि आपने कहा कि अगर कैरेक्टर को देख के हम लोग डिसीजन लेते तो मतलब देखना, मतलब वो कैरेक्टर को कैसे, मतलब हाँ, कैरेक्टर को देखिए, कैरेक्टर का मतलब होता है, मैं वहाँ पे अपना प्रॉफिट नहीं देख रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा दिल क्या चाहते हैं, मेरे पास क्या शक्ति है, ठीक है, क्या एक्चुअली चाहिए, हमारे टाइम को क्या चाहिए, हमारे समाज को क्या चाहिए, वो देखना ही होता है हमारे कैरेक्टर का धर्म, ठीक है, हमारा कैरेक्टर होता है कि एक्चुअल अभी हमारे प्रेजेंट समाज को क्या चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही टाइम ही हमें सब कुछ देता है। उस टाइम में, उस टाइम के लिए, एक छोटे से टाइम के लिए मैं अपना इंटरेस्ट देख लूंगा, तब हो जाएगा गलती, ठीक है, ठीक है, क्योंकि टाइम ही हमारे हमारे साथ अगर टाइम दे रहा है तो हमारे सक्सेस भी टाइम ही दे देगा हमें, ये बिलीव करना चाहिए टाइम के ऊपर। अंडरस्टूड? तो जैसा मैंने कहा है, जब किसी और को डिस्टर्ब ना करके हमारा जो मंजिल है वो मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, मेरा जो गोल से ऑब्जेक्टिव है वो मुझे सेटिस्फाई हो रहा है, तब मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे किस तरीके से सबसे जल्दी जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जल्दी डिसीजन लेने का क्या सिस्टम है। सबसे पहले हमारे पास जितना रास्ता होगा, सपोज मेरे पास 5 रास्ता है, सबसे पहले रास्ते को कंट्रोल करना है, रास्ता बढ़ाना नहीं चाहिए, लिमिट करना होगा अपने ऑप्शन को, 5 से 2 करना होगा, ठीक है, तो आपको इजी हो जाएगा डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। एंड ये 2 आप कैसे कर सकते हो? जस्ट चॉइस रखना होगा कि इस रास्ते में जाऊंगा तो गलती क्या होगा एंड अच्छा क्या होगा, गुड एंड बैड, ठीक है, तो आपको इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, आपके गट फीलिंग्स, जो आपने प्रियंका जी ने अभी पूछा है, जो हमारा दिल से अगर जो रास्ता निकलेगा, ठीक है, जो डिसीजन देता है विदाउट इंटरेस्ट, दैट विल बी द राइट डिसीजन, एंड वो बहुत जल्दी दे सकता है, ठीक है, हमारा दिल बहुत जल्दी काम करता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक उसमें रह जाओगे तो गलत दे देगा डिसीजन, ठीक है, ज्यादा दिल का सुनेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा ना। राइट। नेक्स्ट, हमारे टाइम को एक मॉनिटरी वे से देखना चाहिए, नजर से देखना चाहिए, 1 घंटा लॉस हो जाएगा तो बहुत पैसा लॉस हो जाता है, ऐसे हमें मानना चाहिए, ठीक है,
नहीं तो हम जल्दी जल्दी काम नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते, ठीक है। एंड नंबर 4 पॉइंट इज रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लेथार्जिकनेस, देन यू विल बी एबल टू डू परफेक्ट डिसीजन एंड जल्दी जल्दी डिसीजन। एंड एक चीज मैं कहूंगा, जो डिसीजन लेने के लिए मैं दूसरे वेबिनार भी मैंने कहा है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक एटीट्यूड बदलना पड़ेगा हमारे सबके सामने। क्या होता है, ये आपको पैसिव वे में बहुत जल्दी काम करने में हेल्प करेगा। अगले 1 घंटा आप क्या करोगे, अगले हाफ एन आवर आप क्या करना है आपको, इस तरीके से आप सोचो। अगले 1 घंटे में, सपोज मैं अभी 8:42 हुआ है, अगले 1 घंटे 9:42 में क्या करूंगा मैं, ठीक है। इस टाइम के बिटवीन मैं क्या करूँ, आप इसमें रिलैक्सेशन भी रखिए, लेकिन सब कुछ रखिए, लेकिन एक टाइम पकड़ के कीजिए, तो प्रोक्रेस्टिनेशन का जगह ही नहीं रहेगा। जब रात होगा ना, आपके आंखों में नींद आना शुरू हो जाएगा, यू विल बी टायर्ड सून। अगर इस तरीके से सिलेक्ट करके करके हम करेंगे, बिकॉज ऑल डे यू आर रनिंग, यू आर वॉकिंग अ लॉट, होल डे यू विल बी वॉकिंग, अंडरस्टूड ऑल। सो ये एक एटीट्यूड हो जाएगा आप में, ठीक है। अच्छा, जो अभी कह रहा था कि मैं थोड़ा हैंडराइटिंग से दिखा दूं, जो अभी कह रहा था कि डिसीजन कंफ्यूजन की बात कर रहा था, डिसीजन कंफ्यूजन कैसे आते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। मैं एक सबको बहुत सुंदर एक थेरेपी दूंगा बाद में, जो बहुत हेल्प करेगा सबके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, फास्टर डिसीजन मेकिंग के लिए। अच्छा, डिसीजन कंफ्यूजन किसको कहेंगे, जब कोई भी जगह पे सपोज मैं ऐसे लिखा है, ऐसे यहाँ पे टच कर दिया, तो जब ये लाइन, एक लाइन दूसरे लाइन को टच होता है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उधर पे क्रिएट होता है, अंडरस्टूड ऑल। ये एंटेंगल लाइन स्पेस से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब कोई लेटर डी ऐसे लूप बनाते हैं, एंड इसके साथ लेटर टी भी ऐसे लूप बन जाते हैं जिसका, ठीक है, इन जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर दोनों पे बनता है तो डिसीजन मेकिंग का कंफ्यूजन होता है। हाँ कंफ्यूज, क्योंकि ईगो आ जाता है हमारे पास, बहुत ज्यादा ईगो, प्राइड, वैनिटी, ये सब कुछ आ जाता है, सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, बहुत बहुत सेंसिटिव हो जाता हूँ मैं, तो क्या अच्छा है क्या बुरा है वो नॉलेज नहीं रहता है, ठीक है। कोई मेरे बारे में क्रिटिसाइज कर दिया तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। सो दोनों में लूप या सिंगल में भी लूप होने से डिसीजन कंफ्यूजन होता है? सिंगल में होता है तो थोड़ा डाइल्यूट हो सकता है दूसरी जगह से, लेकिन दोनों में आ जाता है तो राइट, डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो जाता है, अंडरस्टूड। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट, जो ऐसे लूप बना के लिखता है, ठीक है, ऐसे डबल लूप बनाते हैं बहुत लोग। नेक्स्ट, वेरी नैरो, कोई अगर एक पेज से लिखता है इस तरीके से, देखिए मैं दिखा देता हूँ, सो कोई अगर शुरू करते हैं एकदम ऊपर से शुरू करता है, ठीक है, एंड लिखते 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 खत्म करता है एकदम नीचे, ठीक है, एकदम नीचे चले जाते हैं, तो नैरो अप मार्जिन, नैरो डाउन मार्जिन, ये दोनों ही डिस्टर्ब क्रिएट करता है, डिसीजन कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है, हमारे माइंड को, बॉडी को टायर्ड बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोई साइन कर रहा है बहुत बड़ा करके फर्स्ट लेटर, ठीक है। नेक्स्ट, कोई ऐसे लिख रहा है जिसको हम कन्वोल्यूशन कहते हैं, सपोज ऐसे लिख रहा है, लेटर सी लिख रहा है इस तरीके से, नंबर लिख रहा है 6 लिख रहा है इस तरीके से,
टी, ठीक है। सो इन सब जगह पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। अच्छा, एक चीज और जो बहुत ज्यादा ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है हमारे माइंड में, दैट इज मोनोटोनस कनेक्शन। मोनोटोनस कनेक्शन मतलब एक जगह से शुरू होता है, मतलब कनेक्शन कोई बीच में छोड़ता ही नहीं है, ऑल लेटर्स आर कनेक्टेड। सब कर्सिव राइटिंग में जो बच्चे को स्कूल में सबसे ज्यादा यही सिखाया जाते हैं, ठीक है। तो इन फ्यूचर ये अच्छा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। टोटल ऑल लेटर्स आर कनेक्टेड, ठीक है, मोनोटोनस कनेक्शन। इसके साथ होता है लेटर टी के बाद लो कोई देता है, टी के बाद लो देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिसीजन कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे, ये हमारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस सबसे ज्यादा क्रिएट करता है। अगर कोई लिखता है ऐसे लिख रहा है, सपोज लिखते लिखते यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, फिर भी खत्म कर रहा है इधर पे, इधर से उसको खत्म करना ही है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये पेज में अगर एक बार भी रहेगा, वो ही इसको राइट क्रैश मार्जिन कहते हैं और एक्सीडेंट प्रोन नेचर कहते हैं। जो पेज में एक बार भी रहेगा तो तब भी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि एक्सीडेंट एक एवरीडे नहीं होता है, एक बार रहेगा तो तब भी हो सकता है एक्सीडेंट। अंडरस्टूड? तो इन सब जगह पे डिसीजन कंफ्यूजन होता है। एंड व्हाट अबाउट डिसीजन फैटिक? डिसीजन फैटिक की बात किया मैंने, और डिसीजन इनर्शिया कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम कहेंगे, ये हो गया डिसीजन कंफ्यूजन। नेक्स्ट हम कहेंगे डिसीजन इनर्शिया और डिसीजन फैटिक। वो कैसे हम देख सकते हैं हैंड राइटिंग से, दिखा देता हूं मैं। ये हमारे बॉडी पर ना एक इनर्शिया क्रिएट कर देता है, ये सिम्टम्स, जो हमारे ड्राउजीनेस होता है, कोई काम करने का इच्छा ही नहीं होता है, सुबह उठता हूँ लेट से, रात को उठता हूँ लेट से, रात को बहुत देर तक जागता रहता हूँ, मोबाइल पे चैटिंग करता रहता हूँ, ज़रूरत नहीं फिर भी किसी के साथ बात करता रहता हूँ, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, ये ऐसे समथिंग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जो होता है, अब क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, इसके बाद क्या कर रहे थे, थोड़ी देर बाद क्या करोगे, समथिंग लाइक दैट। कोई अननेसेसरी क्वेश्चन आ जाता है, क्रिएट कर देता है हमारे बॉडी में, दिमाग में। जंक फूड ऑर्डर खाना बहुत पसंद होता है, पिज्ज़ा बर्गर समथिंग लाइक दैट। ऑर्डर करना अच्छा लगता है, आप ऑनलाइन से फूड डिलीवरी, ठीक है। आप पैदल चल के फूड नहीं ले आ सकते हो, ठीक है। लेट नाइट स्लीपिंग, लेट मॉर्निंग वेकिंग। मैं दिखाता हूँ सबसे आगे जो होता है आई डॉट, लेफ्ट साइड में प्लेस, टी के बाद लेफ्ट साइड में प्लेस। अगर कोई लिखता है बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड से शुरू कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड से शुरू कर रहा है राइटिंग, अंडरस्टूड? नैरो लेफ्ट मार्जिन। नेक्स्ट, जो बहुत सुंदर हो सकता है, सुंदर करके लिख सकता है, लेकिन स्लो लिखता है, ठीक है, स्लो लिखता है। एंड ऐसे जो करता है, ये 8 जगह से जनरली हम देख सकते हैं। लेटर एम में ऐसे लूप बनाते हैं, अंडरस्टूड? एम कहो, लेटर एन कहो, लेटर एच कहो, या लेटर एम के मिडिल जगह पे भी लूप बनाते हैं बहुत लोग, ठीक है। आई में भी लूप बनाते हैं, अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट बताता हूँ। सो ये जो आपने जो पॉइंट्स बताए फॉर कंफ्यूजन, कैन वी आस्क द पर्सन टू रेक्टिफाई ऑल दिस? यस यस, श्योर श्योर श्योर। इसका कोई सब साइड कुछ इफेक्ट जैसे डबल लूप,
हाँ हाँ हाँ, ये सब देखोगे, जितना मैंने कंफ्यूजन की बात किया एंड फैटिक के पॉइंट बताया, ये सब जगह पे आप कैंसिल कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। आप ये अगर ब्लाइंडली, मोनोटोनस हैंडराइटिंग है तो उनको वो भी करेक्ट करा दो, लूप्स भी करेक्ट करा दो, सब कुछ। राइट राइट कर सकते हो आप, डिपेंड करता है आप कितना कर सकते हो सकते हो वो ले नहीं सकता इतना करेक्शन, दूसरे और थेरेपी चल रहा है, ऐसे ये सब देखना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल सो कुछ वो नहीं कर कैसे रहा पता चलेगा सर? है। वो तो वो क्या थेरेपी चल रहा है तो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर नॉर्मल दृष्टि से किसी को देख रहे हो किसका हैंडराइटिंग ऐसा है, तो वो आप चेंज करवा सकते हो ऑब्वियसली, ओके, ठीक है, ठीक, थैंक यू। उसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट जो हम देखेंगे कंफ्यूजन हो गया, इनर्शिया हो गया और फैटिग हो गया। अभी हम देखेंगे कि डिसीजन, गुड डिसीजन हैंडराइटिंग से क्या क्या इफेक्ट करता है एंड क्या क्या चीज हमें देखना चाहिए गुड डिसीजन के लिए। सर फियर ऑफ डिसीजन बताए नहीं। हाँ क्या फियर ऑफ डिसीजन? फियर ऑफ डिसीजन, फियर, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, इसमें आ जाएगा। देखिए, सबसे आगे डिसीजन अच्छा एंड ठीक लेने के लिए सबसे आगे उसका आई डॉट को ठीक करना जरूरी है। आई डॉट बिल्कुल ऊपर में रखना एंड क्लोज रखना बहुत ज्यादा चाहिए, जितना क्लोज रहेगा कंसंट्रेशन भी अच्छा रहेगा, उतना ही अच्छा उसका पावर भी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टी के बार को थोड़ा ऊपर रख सकते हो जरूरत के हिसाब से, जिसके पास ताकत नहीं है वो नहीं कर सकते, जरूरत नहीं है, ठीक है। टी के बार ऊपर में रख सकते हो, लेकिन टी के बार ऐसे लेफ्ट साइड या राइट साइड में नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत डिसीजन शुरू हो जाएगा। सर यस शिवानी मैम प्लीज। सर आपने जैसे बताया कि डी और टी में लूप होता है तो भी कंफ्यूजन होता है, पर अगर वो लूप ना रखे और रिट्रेस करता रहे तो भी तो वो गलत है ना। तो स्लाइड अगर लूप रहता है तो क्या उसमें भी डिसीजन में प्रॉब्लम रहेगा? मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डाइल्यूशन करना है, ठीक है। अगर मैं सपोज डी लिख रहा हूँ इस तरीके से, लूप दे भी रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हाइट इंडिकेट करता है, ये हाइट दिखाता है मेरा एफोर्ट, ठीक है। अगर लूप भी रहेगा, अगर मैं एफोर्ट कम दूंगा तो उस लूप का असर थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, isn't it? तो ये हम छोटा कर सकते हैं लेटर डी को, नंबर 1, एंड इसके साथ रिट्रेस भी कर सकते हैं ये लेटर डी छोटा करके, और लेटर टी को भी हम छोटा कर सकते हैं। ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर छोटा लूप आप दे सकते हो तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसके वजह से, क्योंकि वहाँ पे एफर्ट कम दे रहे हो। अगर हम कोई जगह पे कम देंगे तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई गड़बड़ भी रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। एंड ऐसे भी कर सकते हो, इट विल बी गुड आल्सो, लेटर डी एंड टी दोनों ही, मतलब दोनों ही रिट्रेस। ओके, और वो छोटा करना है सर वैसे? हाँ थोड़ा छोटा कर दिए, लेकिन मिडिल जोन में ना आना चाहिए, मिडिल जोन में बार कटिंग नहीं होना चाहिए, नॉर्मल से छोटा, लेटर एच एल इन सब जगह से छोटा होना चाहिए। हाँ, मींस डी का ईगो नहीं दिखना चाहिए। राइट राइट राइट, ठीक है। ये हो गया, छोटा होना चाहिए। हाँ क्या क्या एक बार और बताइए। सर क्या आप छोटा बताया आपने, डी का बार या टी का बार? लेटर डी एंड टी दोनों को ही थोड़ा छोटा रखो तो ही बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, कंपेयर टू ऑल लेटर्स, मतलब सारे लेटर्स से? नो लेटर बी एच एल ये सब लेटर से छोटा रखो, लेटर डी बी एच एल से, हाँ बी एच एल से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम देखेंगे साइज का वेरिएशन नहीं होना चाहिए हैंडराइटिंग में। कोई आप ए लिख रहे हो ऐसे, फिर से एक ही पेज में छोटा सा करके लिख दिया, ठीक है, कभी बड़ा करके लिख दिया, तो ये साइज वेरिएशन अगर होगा तो डिसीजन में बहुत बार भूल हो जाएगा,
साइज वेरिएशन जितना होगा, आप किसी में भी साइज वेरिएशन देखिए तो ब्लाइंडली आप कह सकते हो कि उसको भी पूछोगे दिल से, वो अगर कहेगा तो बताएगा कि उसका प्रोफेशन एंड उसका इंटेंशन और डिजायर कैन नॉट बी मैच्ड। ठीक है, उसने जो प्रोफेशन चूज किया है वो उसको दिल को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, जो उसका कैपेबिलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट, लेफ्ट मार्जिन हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, लेफ्ट मार्जिन एंड बेस लाइन ऑब्वियसली स्ट्रेट होना चाहिए। एंड आप लेटर एम को ठीक ठाक करके सुंदर करके लिख सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए लेटर एम ऐसे लिख दिया, देखिए मिडिल वाला जगह छोटा हो गया है ना, मिडिल वाला जगह छोटा हो गया, और ऐसे लिख दिया, ये टोटल कंप्लीट ही नहीं हुआ है ना, कंप्लीट इनकम्प्लीट लेटर, ऐसे इनकम्प्लीट लेटर। ठीक है, और कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसे एम को नीचे जाने दिया। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। यस सपना मैम, प्लीज आस्क। सर, इनकम्प्लीट लेटर्स का हम एनालिसिस कैसे करेंगे, जैसे ये एम और एच का है? हाँ, आपको इधर से तो दिख रहा है कि पूरा कंप्लीट ही नहीं हो रहा है ना? तो ऐसे आप देखोगे हैंडराइटिंग में, नहीं मीन्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो लाइक दे आर इम्पल्सिव, लिविंग इनकम्प्लीट एंड मूविंग फॉरवर्ड। हाँ ऑब्वियसली उसमें डिसीजन गलत हो जाते हैं, क्योंकि ये एक समथिंग लाइक ए स्पाई क्वालिटी। ठीक है, मेरा जितना जानना है मैंने जान लिया, मैं फोन कर लिया, उसके बाद फोन रख रहा हूँ, बाय बाय कहने का भी टाइम नहीं है मेरे पास। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसे जो नीचे आ जाते हैं, दिस शुड बी प्रोहिबिटेड। ठीक है, एंड जिसका मैंने सेल्फ डाउट की बात कर रहा था, दैट मीन्स नैरो लेफ्ट मार्जिन, उसके साथ वेवी बेस लाइन। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट क्रिएट करता है। ठीक है, नैरो लेफ्ट मार्जिन प्लस वेवी लेफ्ट मार्जिन प्लस बेस लाइन अगर वेवी हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ थेरेपी में बता देता हूँ जो डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगा सबको। ठीक है, एंड इस थेरेपी को अच्छी तरीके से देख के करना। बस ये थेरेपी मैंने बहुत बार पहले भी करवाया, ये थेरेपी कंसंट्रेशन बढ़ाने की काम करता है, 5 आई डॉट वाला थेरेपी। ये डिसीजन लेने में भी बहुत हेल्प करेगा ऑब्वियसली। ये 16 लाइन एवरीडे आप कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये थेरेपी आप कर सकते हो एवरीडे, ऐसे सिक्सटीन लाइन, ये बैलेंस्ड करके। ठीक है, एक छोटा एक बड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए, बैलेंस करके आप 16 लाइन कर सकते हो। लेकिन जो ये करोगे, ठीक है, जो ये करोगे उसके साथ ये वाला थेरेपी ऑब्वियसली करना है, इस ये करने के बाद 16 लाइन, वो 16 लाइन, ये 16 लाइन। ठीक है, नहीं तो साइड इफेक्ट आने का चांसेस रहता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, जो ये कर सकते हो, जो सपोज ऐसा लग रहा है कि ये फास्ट जो एंगल वाला जो थेरेपी मैंने दिखाया एवरीडे, वो इजीली कर सकते हो, टाइम नहीं लग रहा है, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो, तो उसके लिए थोड़ा और हाई पावरफुल थेरेपी चाहिए जो नॉर्मली आप नहीं करना चाहिए, जरूरत पड़े ज्यादा तो ही आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, सपोज छोटा छोटा करके डॉट देना है, मैंने यहाँ पे डॉट दे दिया, तो इन डॉट के बिटवीन एक और डॉट देना है नीचे। ठीक है, मिडिल में डिस्टेंस ठीक रख के। क्लियर? उसके बाद फर्स्ट डॉट से
नेक्स्ट डॉट को टच करके करके चले जाओ, जितना जल्दी हो सके ऐसा करो। अंडरस्टूड? तो जो भी ये करोगे ऑब्वियसली इसके साथ ये वाला थेरेपी जरूर करना इसके साथ, एंड 1 महीना करके देखो, कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डिसीजन टेकिंग एबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 1 महीने करने के बाद आपको कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है, साइड इफेक्ट मतलब ऐसा साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, क्या होता है, मेंटल इरिटेशन होता है कभी कभी किसी किसी को जो सहन नहीं कर सकता, कैपेबिलिटी लो है, ठीक है, तो मेंटल इरिटेशन हो रहा है तो छोड़ दो, बंद कर दो, देन एंड देन स्टॉप इट। अंडरस्टूड? डोंट कंटिन्यू। इज इट क्लियर? लेकिन जिसके पास एबिलिटी है वो कर सकते हो, एंड लॉन्ग टर्म बेसिस कर सकते हो, बहुत फायदा है इसका। और सर इसको और ये सिर्फ कंसंट्रेशन में हेल्प करेगा या और किसी में भी हेल्प करेगा? कंसंट्रेशन में भी हेल्प करेगा, लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो मत कीजिए, ठीक है, उसके लिए दूसरा वाला थेरेपी होता है। सो दैट मींस अगर पीसीओडी ऐसा कुछ है तो फिर नहीं देना है ना? हाँ, नहीं दीजिए, नहीं दीजिए। ओके, ठीक है। और सर इसको कंटिन्यूस बेस में करना है, बीच में ब्रेक नहीं करना है? हाँ, ब्रेक नहीं करना है, हाथ को छोड़ के, मतलब उस डॉट को टच कर रहे हो ना, उस डॉट को टच करने के टाइम पेन को नहीं उठाना चाहिए। ओके। और बीच में भी कट नहीं कर सकते सर? जो कट नहीं करना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए। वही से हम लोगों का कंसंट्रेशन बढ़ता है, एक डॉट से दूसरे डॉट तक जाने के लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए। ओके सर। ठीक है। सो व्हाट इज द बेस्ट है तो क्या दे सकते हैं हाँ, कंसंट्रेशन के लिए? हाँ बताता हूँ। ये सब जी क्या पूछ रहे हो? Sir, what is the best way, like whether these patterns should be practiced in single line book, red and blue book, or plain? प्लेन सफेद पेपर में करोगे तो ही सबसे ज्यादा फायदा ज्यादा मिलता है। एंड जो बार बार भूल कर रहा है, छोटा बड़ा कर रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो उसके लिए आप वो रूल्ड पेपर दे सकते हो, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन जो अगर भूल कर रहा है वो तो भूल ही कर रहा है ना, तो उसको ये नहीं देना चाहिए, उसको नॉर्मल वाला थेरेपी उसके लिए अच्छा है, क्योंकि उसके पास एबिलिटी नहीं है। ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू। यस यस, स्मिता मैम क्या कह रहे थे, एक बार कहिए। सर मैंने पूछा था अगर गायनिक इश्यूज है तो फिर क्या देना चाहिए, मतलब कंसंट्रेशन के लिए? सर कंसंट्रेशन के लिए गायनिक प्रॉब्लम है तो आप ये दे सकते हो, ये 5 आई डॉट वाला, ये तो बहुत फायदा है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाता है। सर दे कैन कंटिन्यू इट ऑन द सेम लाइन ना, मतलब 16 टाइम करना है सेम लाइन पे 5 टाइम्स करके, एंड देन दे कैन कम टू द नेक्स्ट लाइन। हाँ, मतलब ऐसे करना है, मैं दिखाता हूँ। फाइव होना चाहिए, मैंने 6 कर दिया भूल से। ओके सर, इस तरीके से लाइन बनाते जाओ। ओके सर। ठीक है, लेकिन आई का जो डॉट है, डॉट को सही तरीके से देना चाहिए। हाँ, मतलब इट शुड बी वेरी क्लोज। वेरी क्लोज। ओके। यस प्रियंका जी, आप पूछ रहे थे। सर जैसे कि छोटे बच्चे हैं, उनको अगर कंसंट्रेशन के लिए देना है तो वो तो प्लेन पेपर पे नहीं कर सकते, तो उनको रोल पेपर में करवा सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस शंकृति मैम, यू आर आस्किंग समथिंग। So for eye dot, like if somebody puts circles above the eye, so we can make them circle also in place of dots. If you want, you can use the circle, no problem. So both dots and circles are acceptable. Both are acceptable, no problem. Okay, sir. But सर्किल के टाइम आपको चेक करना चाहिए, सर्किल जो होता है ये सही सर्किल होगा तो फायदा और अच्छा मिलेगा। ठीक है, कोई कोई ऐसे करते हैं, सर्किल को ऐसे कर देते हैं। ठीक है। यस गोपाल मैम, यू आर आस्किंग। सर कंसंट्रेशन पावर बढ़ने के साथ मेमोरी इंप्रूव का कुछ कोरिलेशन है? यही होता है कंसंट्रेशन बढ़ाने का एंड मेमोरी इंप्रूव। तो किसी को मेमोरी इंप्रूव करने का है तो कंसंट्रेशन वाला जो भी थेरेपी वो दे सकते हैं ना? ठीक है, तो सबको समझ में आया आज का वेबिनार? ठीक ठाक है? यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट डे मिलेंगे। एनी क्वेश्चन, Thank you, कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए।
नेक्स्ट संडे मिलेंगे. थैंक यू. गुड नाइट ऑल. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. As usual. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Good night. Good night. Good night. Thank you, sir. Good night.